नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी लखनऊ आएंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति का लखनऊ में आगमन है। लोक भवन में शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक राष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। रात 8 से 10 बजे तक राजभवन में डिनर कार्यक्रम में होंगी शामिल। करीब 2 घंटे लखनऊ में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। वृंदावन कॉलोनी स्थित कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे पीएम मोदी। कल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम, कल सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ग्लोबल ट्रेंड शो को भी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो कल सुबह 10:15 पर जीआईएस आयोजन स्थल पहुंचेंगे पीएम। देश के नामी उद्योगपतियों का कल लगेगा जमावड़ा। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और देखिए अंतिम पड़ाव में ये तैयारियां हैं और कल जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ अब तस्वीरें देखने को मिलेंगी कल की? बिल्कुल बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर के तैयारियां बहुत पहले चल रही थी। कुछ दिन पहले देखा गया था कि तमाम जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विदेशों के दौरे पर गए थे, साथ ही साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको विदेश भेजा गया था और वहां पर तमाम जो निवेशक हैं उनसे मुलाकात की थी। उनको उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए किसी तरीके मनाया था। अब तक की बात करें लमसम 18 लाख करोड़ का जो एमओयू साइन हो चुका है और उत्तर प्रदेश में लमसम 25 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। इसको लेकर के बाकायदा आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लमसम 9:30 बजे के आसपास करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश देख रहा था, कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ा कदम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो माहौल बनाया गया जिसमें निवेशक आसानी से निवेश कर सके। क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो निवेशक थे उत्तर प्रदेश में आने के लिए अनुकूल नहीं समझते थे क्या वातावरण। साथ ही साथ जमीनों का जो जमीन होती थी उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए भी कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होती। तो इन चीजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरल बनाया। साथ ही साथ जो 3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती है किसी भी निवेशक के लिए, वो सबसे पहली होती है कानून व्यवस्था, दूसरी होती है सड़कों का जाल, तीसरा होता है कि जो ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। इन तीनों पर काम किया गया और वो माहौल खड़ा किया गया जिसमें निवेशक आ सके। मुख्यमंत्री खुद तमाम प्रदेशों के दौरे पर गए थे, मुंबई गए थे, वहां पर भी जाकर के तमाम बड़ी हस्तियां उनसे मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में वो सब कुछ मिलेगा जो निवेश के लिए बेहतर होता है। बिल्कुल कल का जो दिन है उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाला दिन है। क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा निवेश प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस दिन का इंतजार काफी लंबे समय से उत्तरवासियों, उत्तर प्रदेश के लोगों को था। साथ ही साथ सरकार है उसको भी था, क्योंकि एक बड़ा आयाम लिखने की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का कार्यक्रम होना, इतना बड़ा निवेश आना, कहीं ना कहीं जो जनता है उसका भी भरोसा सरकार बढ़ेगा। कल प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। लमसम 2 घंटे तक प्रधानमंत्री लखनऊ में रहेंगे और इस दौरान तमाम जो कार्यक्रम होंगे उनमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा 12 तारीख को समापन कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ लोक भवन में 1 घंटे का उनका कार्यक्रम तय किया गया जिसमें वो 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक रहेंगी। साथ ही साथ 8 बजे से रात 10 बजे तक डिनर कार्यक्रम होगा जिसमें कई बड़ी हस्तियां राजभवन में इकट्ठी होंगी। साथ ही साथ रात्रि विश्राम भी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो लखनऊ में करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर जयपुर से है, जहां 10 फरवरी को पेश होगा राजस्थान का बजट। गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। तो करों में छूट मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल पर वैट दरें कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट पेश होने जा रहा है। तो करों में छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और जिस तरह से ये बजट तैयार किया गया है, माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट दरें कम होने से लोगों को फायदा पहुंच सकता है। तो 10 फरवरी को पेश होगा राजस्थान का ये बजट। गहलोत सरकार का ये आखिरी बजट है जो पेश होगा। तो जनता को, राजस्थान की जनता को बेहद उम्मीदें इस बजट से। करों में छूट मिल सकती है।
वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुद्ध स्मृत दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के अचानक वैशाली पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निरीक्षण करने की जानकारी दोपहर तक अधिकारियों को भी नहीं थी, लेकिन लगभग 1 बजे तक अचानक सीएम के आने की सूचना मिली। सीएम के आने से पहले ही डीएम एसपी वैशाली पहुंच गए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी 3 बजे के बाद वैशाली पहुंचे, जहां सीएम नीतीश अभिषेक का पुष्करणी झील के पास 72 एकड़ में बन रहे बुद्ध दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य धीमा होने के कारण सीएम ने संबंधित एजेंसी को फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीतामढ़ी के महुआ गाजी के मोहनी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा फिर से लगाने का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह प्रतिमा पूर्व सांसद और सह पूर्व मंत्री बिहार सरकार सीताराम यादव ने अपने निजी कोष से लगाई जा रही है। साथ ही इसका सौंदर्यीकरण हायक का मध्य के 5 लाख की लागत से होगा। आपको बता दें, सीताराम यादव ने अपनी मौजूदगी में यह काम शुरू करवाया है। दरअसल 3 साल कबल शरारती व्यक्ति ने यहां पर स्थापित गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया था और बापू की प्रतिमा को नीचे जमीन पर फेंक दिया था, जिसके बाद लगातार स्थानीय लोग बापू की प्रतिमा लगवाने को लेकर स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन 3 साल के लंबे अरसे के बाद फिर से यहां बापू की प्रतिमा लगेगी। इसके लिए तो सीताराम बाबू पूर्व मंत्री साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम लोग अथक प्रयास कर रहे थे और वर्षों बाद बना है, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम लोग मिल करके इस काम को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में सीताराम बाबू को बहुत बड़ा योगदान है। सीताराम बाबू को भी मतलब बहुत दिल से धन्यवाद। काफी दिनों के बाद इस काम को अथक प्रयास के साथ हम लोग मतलब लाने का काम किया है और करवाने का काम कर रहे हैं। औरंगाबाद में जिले के गोह और बंदेया थाना क्षेत्र के कई गांव में माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर सांसद सुशील कुमार सिंह को गोह के पूर्व विधायक रणविजय कुमार की हत्या करने की धमकी दी है। पोस्टर गोह थाना क्षेत्र के पेमा के डिहुरिया गांव में चिपकाया गया और बंदेया थाना क्षेत्र के मरहरी और जैतिया गांव में चिपकाया गया है। पोस्टर की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि इस पोस्टर में लिखा है कि सांसद सुशील कुमार सिंह ने जब अपने क्षेत्र में नहर नहीं लगाए तब तक क्षेत्र में घूमने का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आपको प्रतिबंधित करती है। यदि आप आदेश नहीं मानेंगे तो माओवादी का विरोध झेलना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पटना से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सांसद और पूर्व एमएलए के नाम पर ये लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए औरंगाबाद जो है वहाँ माओवादी प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ पे अक्सर वहाँ पे कोई ना कोई किसी चीज को लेकर किसी ना किसी मतलब चर्चित व्यक्ति या राजनेताओं को धमकी देने का काम किया जाता है माओवादियों के माध्यम से। और देखिए वहाँ पे सांसद सुशील जी हैं और सुशील सिंह पे वहाँ पे माओवादियों द्वारा धमकी दी गई है। तो वहाँ पे कुछ देखिए किसानों को जो पानी वगैरह को लेकर, नहर वगैरह को पानी वगैरह को लेकर मांग है, डिमांड है, उसको कहा जा रहा है कि यदि वो पूरा नहीं करेंगे और वो समय पे यदि पूरा नहीं होता है और उसके बाद यदि वो आते हैं तो पिछले बाद जो किसी नेताओं को जो हस्त्र किया गया था उस मुताबिक उन्हें भी किया जाएगा। इस तरह देखिए किया गया और इस पे एक कागज पे लिखकर और भेजा गया है और जिसके माध्यम से जो वहाँ के सांसद है सुशील जी वो काफी मतलब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और इस चीज को लेकर थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे औरंगाबाद में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी को देने के लिए। बिहार के खगड़िया के जेसीयू प्रशांत कुमार का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र के अस्पताल में आखिरी सांसें ली। जेसीयू प्रशांत कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बुद्धनगर भरतखंड पहुंचा। वहीं शव पहुंचते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि खगड़िया के लाल जेसीयू प्रशांत कुमार के अंतिम यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पूरे मार्ग में शहीद जेसीयू प्रशांत कुमार अमर रहे,
जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रशांत तुम्हारा नाम रहेगा और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वहीं स्वजनों से अंतिम दर्शन करा। दुधौला गंगा घाट तट पर सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष, एसडीओ और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर में पिछले 2 दिनों से आईटी अधिकारी डेरा डाल नेता से लेकर डॉक्टरों के कई ठिकानों पर रेड कर अवैध संपत्तियों का खाका खंगालने में लगी हुई है। 2 बार के एमएलसी पद पर विराजमान राधाचरण सेठ के नोटों की गिनती के लिए जहां मशीनें मंगानी पड़ी, तो वहीं शहर के जाने माने 2 डॉक्टरों पर भी आईटी के लोगों ने की नजर पड़ी है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार कौशल्या अस्पताल के डॉक्टर दंपति को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। अगर बात की जाए तो शहर के लोगों का कहना है कि सेठ की ओर से ध्यान हटाने के लिए आईटी ने डॉक्टरों को अपना निशाना बना रहे हैं। होशियारपुर पुलिस ने भगत नगर में एक घर पर छापा मारा, जहां पर 510 ग्राम नशीला पदार्थ और 8.10 लाख की ड्रग मनी बरामद हुई है। वहीं एसएसपी सरताज सिंह चाहल ने बताया कि ड्रग मनी मामले में राजेश कुमार नामक व्यक्ति का बेटा चमन लाल और उसकी पत्नी आशा रानी गिरफ्तार किया गया है। तीन मुंडिया ने एक स्नैचिंग ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਗੋਬਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਿੰਦਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ 45, 46 ਤੇ 47 ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, 379 ਬੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ भी दर्ज की गई। पंजाब के गुरदासपुर में स्कूल बस के नीचे आने से कुत्ते की मौत हो गई। इसके बाद बिफरे कुत्ते के मालिक ने तलवार और लाठियों से स्कूल बस पर हमला कर दिया। इस दौरान बस में मासूम बच्चे थे जो लगातार रो रहे थे। सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम फरीदाबाद का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे। सूरजकुंड मेले के संघाई कॉरपोरेशन देश सहयोगी देश में ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे। सूरजकुंड मेले के संघाई कॉरपोरेशन देश सहयोगी देश है। सीएम मनोहर लाल का आज गुरुग्राम फरीदाबाद का दौरा करेंगे। अब खबर फरीदाबाद से, जहां पर सूरजकुंड मेले का आज 7वां दिन है। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। G20 का डेलीगेशन आज सूरजकुंड मेले में करेगा शिरकत। आज अलग अलग राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला देखने पहुंच रहे हैं लोग। तो सूरजकुंड मेले का 7वां दिन है और इस 7वें दिन में लगातार लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। G20 का डेलीगेशन भी आज सूरजकुंड मेले का आनंद लेता हुआ नजर आएगा। तो G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था पर वित्तीय मुद्दों पर होगी चर्चा। तो सूरजकुंड मेले का आज 7वां दिन।
फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में बड़ी चौपाल पर सांस्कृतिक संध्या पंजाबी रॉक स्टार और युवाओं के दिलों की धड़कन मीका सिंह के गीतों के नाम रही। पॉप गायक, रैपर और लोकप्रिय पंजाबी गायक मीका सिंह ने एक के बाद एक धमाकेदार प्रस्तुति देकर अपने देसी विदेशी मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें, सूरजकुंड में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में आने वाले पर्यटक हस्तशिल्प कलाकारों और प्रदर्शनी देख खरीदी कर अलग अलग संगीतों और बैंड बाजों की धुन पर मेले में मस्ती कर रहे हैं। जम्मू में 76 बटालियन सीआरपीएफ ने 23वां राष्ट्र कथा शिविर यात्रा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान तारिक हुसैन खान कमान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही रेंज जम्मू सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियन के अधिकारी और जवानों के साथ श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट ने आयोजन में शिरकत की। तो बोर कैंप सतवारी जम्मू ने 100 बच्चों और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कमल सिसोदिया द्वितीय कमान अधिकारी के स्वागत भाषण से हुई। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि तारिक हुसैन खान कमांडेंट 76 बटालियन ने बच्चों की यात्रा की मंगल शुभकामनाओं के साथ 23वें राष्ट्रीय कथा शिविर राजकोट गुजरात में शामिल होने वाले बच्चों की बसों की हरी झंडी दिखाकर जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया। खबर मुंबई से है, जहां पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी के बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए कि मूल शिवसेना किसकी है। एक संसद में होती है, विधिमंडल में होती है और दूसरे रास्ते पे होती है। अब इनका जो कहना है, जो भगोड़े हैं उनका जो कहना है कि हमारे पास ज्यादा विधायक है, हमारे पास ज्यादा सांसद है तो हम ही पार्टी है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसी लोग प्रजातंत्र हमारे देश में चलेगा तो कोई भी दुनिया में विश्व में नंबर 2 या 3 का जो उद्योगपति है वो सारे लोगों को खरीद कर प्रधानमंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये कोई राजनीति या प्रजातंत्र की बात नहीं होती है। और अगर मगर की बात अगर कहे तो समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है, कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है, तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या। महाराष्ट्र में विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने आदित्य ठाकरे पर हुए पत्थरबाजी की निंदा की है। अंबादास दानवे ने कहा कि लोगों में इस तरह की भावनाएं भड़काने के लिए स्थानीय विधायक जिम्मेदार हैं। उन्होंने पत्थरबाजी और सुरक्षा के लिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आदित्य ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। आदित्य जी ठाकरे साहब की गाड़ी के काफिले पे कल महाराष्ट्र में वैजापुर जो है संभाजीनगर औरंगाबाद में महालगांव गांव में पत्थर फेंके गए। सभा में भी एक पत्थर आया था। इसका मतलब पुलिस ने सुरक्षितता में जो लापरवाही बताई है ये निषेधार्ह है। आदित्य जी ठाकरे साहब महाराष्ट्र के एक प्रमुख नेताओं में से एक नेता रहते हुए पुलिस की लापरवाही सुरक्षितता में ये ठीक नहीं है। इस जगह पे दो समाज में भी झगड़े लगाने का प्रयास वहां के जो विधायक है उन्होंने किया। उस विधायक के नाम की घोषणा जय जयकार वो लोग कर रहे थे और उन्होंने पत्थर फेंके, ऐसा हमारा आरोप है। लेकिन ठीक है, पत्थर फेंकने वाले का बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इनको उकसाने वाले कौन है ये भी देखना पड़ेगा। और ये भी मैं आरोप लगाता हूँ कि जो पत्थर फेंकने वाले में थे उसमें स्थानीय पुलिस भी सहभागी थे, उनको साथ दे रहे थे, ऐसा मेरा आरोप है।
देहरादून में बेरोजगार युवाओं के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। गांधी पार्क के बाहर धरना दे रहे बेरोजगारों को बुधवार रात पुलिस ने जबरन हटाकर धरना स्थल मयूर विहार सशस्त्र धारा रोड भेज दिया था, लेकिन सुबह सुबह बड़ी संख्या में युवा दोबारा गांधी पार्क पर पहुंच गए और जबरदस्त नारेबाजी की और हंगामा शुरू कर दिया, जिससे जिला प्रशासन व पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में पूरे शहर का पुलिस फोर्स गांधी पार्क भेजा गया। पुलिस लगातार युवाओं से धरना स्थल पर जाकर प्रदर्शन करने की मांग कर रही है, जबकि युवा गांधी पार्क के बाहर ही धरना देने को तैयार है। युवाओं के मुताबिक पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया, उनके साथ अभद्रता की बर्बरता भी की गई। युवाओं की एक ही मांग है, सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच चाहते, निष्पक्षता से परीक्षा चाहते। जिस तरीके से कल पुलिस प्रशासन ने बदतमीजी दिखाई बिना कांस्टेबल के, हमारी बहनों को कॉलर से पकड़ा उन लोगों ने, ये कौन सा तरीका है? हम लोग कोई लड़ाई नहीं कर रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं कर रहे, हम सिर्फ निष्पक्षता से पेपर चाहते जो बार बार लीक हो रहे हैं। हम लोग देहरादून में 4 साल से हैं, 4 साल से यहाँ बैठे पेपर देते, पेपर लीक हो जाता है। सीबीआई जांच करवाओ, और हम लोग कुछ नहीं चाहते, नकल विरोधी कानून लाओ ताकि हम लोग जो 22 सालों से चला रहा है वो आगे ना हो। लड़कियों को नशे में, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतने पेपर दे के ये लोग अंदर हुए हैं, तो उन लोगों ने पढ़ के अगर अंदर गए तो उन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा। नशे में कौन ड्यूटी करता है? हमारी धामी सरकार से एक ही मांग है कि वो खाली जांच करवाएं, उसके बाद परीक्षा हो, बाकी हमारी स्टूडेंट की कोई भी मांग नहीं है। पुलिस ने हटने के लिए हम हटेंगे नहीं तब तक, जब तक हमारी पूरी मांग नहीं हुई हम हटेंगे नहीं। सर, कल हम आराम से सारा दिन शांतिपूर्वक धरना करते रहे, हमारे पास कोई कुछ पूछने नहीं आया। रात को 12 बजते ही पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं दारू पी के, शराब पी के आते हैं, कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। सीबीआई और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, लगातार जिस तरह से युवा इस पूरे विरोध प्रदर्शन को करते हुए नजर आ रहे हैं, भारी रोष देखने को मिल रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सुदीप, तो सुदीप से तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उसके बीच देहरादून में ये उग्र प्रदर्शन युवाओं का, सुबह सुबह बड़ी संख्या में दोबारा गांधी पार्क पहुंचे ये बेरोजगार युवाओं ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, भारी रोष इन युवाओं में। तो युवा यूकेपीएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाने का लेकर लगातार मांग उठती है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि उनकी सरकार ने वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है और बहुत जल्द सरकार इसको स्थायी राजधानी बनाएगी। इसके लिए सरकार कदम बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए विधानसभा भवन को सजाने को लेकर तैयारियां शुरू की गई है। इस बार संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहले ही सदन में कह रखा है कि जो बजट है वो गैरसैंण में होगा और विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है और तारीखें जैसे ही आती हैं हम लोग बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से गैरसैंण में इस बार का बजट सेशन चलाएंगे। परमानेंट राजधानी भी गैरसैंण जी देखिए, ऐसा है, बिल्कुल है, मांग है स्टेट की, आपकी, मेरी, पूरी जनता की ये मांग है और सरकार ने, मैं बधाई भी देती हूँ कि उन्होंने समर कैपिटल के तौर पर उसको वहाँ शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम उसे एक दिन स्थायी राजधानी भी बनाएंगे। वहीं प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की है। मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बैठक में प्रमुख रूप से 4 निर्णय लिए गए हैं। जितने भी प्राधिकरण हैं उनके ढांचे, जिनमें कोऑपरेटिव बैंक से 1 करोड़ तक का कर्ज लिया गया है, वहीं पैंडेमिक की वजह से भुगतान नहीं कर पाए, जिनके लिए 1 टाइम सेटलमेंट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन तमाम लोगों को
30% के ब्याज दर से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो यूसीएफ या कॉर्पोरेटिव बैंक जैसी संस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं, उनका आकस्मिक निधन हो गया है, ऐसे मृतकों के 10 आश्रितों को आज यूसीएफ और कॉर्पोरेटिव बैंक जैसी संस्थाओं में नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। में एक कार्यकर्ता थे, तो उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब रहती थी, बचपन से ही, मतलब फिलहाल तो उनको काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो ड्यूटी के दौरान वो जब ड्यूटी पे थे तो उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ अचानक ही, तो जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उन्हें आईसीयू में रखा गया, तो 4 दिन के बाद उनकी डेथ हुई। मेरा काम जो भी है हो गया सर। मेरे को पहले मैं आई थी तो मेरे को संविदा में रखा गया, इसमें मेरे को परमानेंट मिल गया। किस विभाग में? सहकारिता में? हाँ सर, सब बेटे को नौकरी मिल गई, खुश है। क्या है देखिए, आज सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है। उसमें हमारे सचिव भी थे, रजिस्ट्रार भी थे, सभी अधिकारी थे और 4 निर्णय किए हमने। एक तो हमारा जितने भी न्यायाधिकरण हैं, प्राधिकरण हैं, जो हमारा सेवा मंडल है, उनके ढांचे के लिए बैठक की गई है। दूसरा क्या है कि वन टाइम सेटलमेंट में हम जिनका भी 1 करोड़ रुपये तक का हमारे बैंकों में जिन्होंने हमसे पैसा लिया है और वो समय पे अपना किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, कोविड के कारण कई लोगों को दिक्कत हुई है, ऐसे लोगों का हम वन टाइम सेटलमेंट करने जा रहे हैं और 30% जो है वो ब्याज से उनको मुक्ति मिलेगी। एक बड़ा निर्णय किया है। तीसरा निर्णय किया हमने कि आज जो भी हमारे मृतक आश्रित में जिनके हमारे बैंक में या यूसीएफ में या हमारे जिन भी संस्थाओं में किसी के माँ सर्विस करती थी, किसी के पिताजी सर्विस करते हैं और उनका अकस्मात निधन हो गया है, ऐसे आश्रितों के लिए हमने 10 लोगों को आज नौकरियाँ दी हैं। तो एक बड़ा काम जो है मानवता का हमारे विभाग ने है और पहले भी 15 लोगों को नौकरी हमने दी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।